एसपीडी का जो है ये क्लास नंबर 17 है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी बांध है, भागीरथी उत्तराखंड में स्थित है। विश्व भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में है। विश्व और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में स्थित है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। पोंग बांध है ब्यास नदी हिमाचल पर। पोंग बांध है ब्यास नदी हिमाचल पर। थीन बांध है रावी नदी पंजाब पर है। थीन बांध है रावी नदी पंजाब पर है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में। उसके बाद देखेंगे मैथल बेलपहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराक पर। मैथल बेलपहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराक पर। भारत की सबसे बड़ी लंगूर एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लंगूर एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है वुलर कश्मीर, इसी पर तुलबुल परियोजना है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुलर कश्मीर है, इसी पर तुलबुल परियोजना है। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत, रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत, रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, सिक्किम में है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील है, सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से है। तीस्ता नदी का जो उद्गम है चोलामू झील से होता है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील है लोकटक झील, मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामोजाओ स्थित है लोकटक झील में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामोजाओ स्थित है लोकटक झील में। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर का जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। पुलकिट है पुलिकट है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित लंगूर झील है। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित एक लंगूर झील है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। सांभर, राजमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूनकरनसर, जयसमंद झील है राजस्थान में। सांभर, राजमंद, पिछौला, डिकवाना, फतेह सागर, लूनकर्ण सागर, जयसमंद झील राजस्थान में है। वेम्बनाड एवं पेरियार झील है केरल में। वेम्बनाड एवं पेरियार झील है केरल में। केलरू झील है आंध्र प्रदेश में। केलरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार झील जो स्थित है महाराष्ट्र में। रहस्यमय झील कहलाती है रूपकुंड झील। रहस्यमय झील कहलाती है रूपकुंड झील। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में। हिम झील रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में। हिम झील। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर जलप्रपात है कुंचिकल, 445 मीटर, कर्नाटक में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर प्रपात है कुचिकल, 445 मीटर, कर्नाटक में। उसके बाद देखेंगे चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रपात है जोंग या गसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक के साबरमती नदी पर। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोंग या गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक के साबरमती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट। होंगेकाल जलप्रपात व्यवस्थित है तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। होंगेनकाल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। हुरंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा के नदी पर। हुरंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा के नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक के कावेरी नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक के कावेरी नदी पर।
काकोलत जलप्रपात है नावदा बिहार में, काकोलत जलप्रपात है नावदा बिहार में। गोकक जलप्रपात स्थित है घटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में, गोकक जलप्रपात स्थित है घटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगांव जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। उड़ी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, उड़ी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी के जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र एवं राजस्थान की, सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। कल्पकम पावर प्लांट है तमिलनाडु में, कल्पकम पावर प्लांट है तमिलनाडु में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम, दूसरा थोरियम है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। उसके बाद देखेंगे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन है और थोरियम है। रावभाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में, रावभाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह है उत्तर प्रदेश में, नरौरा परमाणु विद्युत गृह है उत्तर प्रदेश में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में, काकरपारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। कैंगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में, कैंगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में। कुंडकुलम परमाणु विद्युत गृह है तमिलनाडु में, कुंडकुलम परमाणु विद्युत गृह है तमिलनाडु में। उसके बाद देखेंगे भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में डार्जिलिंग सिद्धापोग पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग सिद्धापोग पश्चिम बंगाल में हुआ था। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कालपोंगो जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, कालपोंगो जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में, मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में, थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में, चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत के अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, भारत की अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में पश्चिमी समुद्र तट को वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इसके बाद देखेंगे भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। जाड़े के दिन तमिलनाडु के तटों या कोरमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। जाड़े के दिन तमिलनाडु के तटों या कोरमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासीराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासीराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में, भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इसके बाद देखेंगे भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में दिल्ली में हुआ था, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में दिल्ली में हुआ था। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की।
जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की। जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, पोटाश सर्वाधिक मात्रा चूना होता है। जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, पोटाश सर्वाधिक मात्रा होती है चूना की। जल धारण क्षमता सबसे कम होता है बलुई दोमट मिट्टी में, जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने की होती है दोमट मिट्टी, सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। रेगुन मिट्टी कहलाता है काली मिट्टी, रेगुन मिट्टी कहलाता है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, रेगुन मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। काली मिट्टी का जो विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह अयस्क के अधिकता के कारण, लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होता है लेटराइट मिट्टी, चाय की खेती के लिए उत्तम होता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की, लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक क्षारीय मृदा है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक क्षारीय मृदा होती है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात में, सर्वाधिक लवणीय मृदा है गुजरात में। मृदा अपरदन से रोका जा सकता है वन रोपण में, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित से। देश की सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप, देश में सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप। उसके बाद देखेंगे नलकूप की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है, फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर, देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर जल प्रपात करती है सतलज, व्यास एवं रावी नदी पर। राजस्थान नहर जल प्रपात करती है सतलज, व्यास एवं रावी नदी पर। उसके बाद देखेंगे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिकेन बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिकेन बैराज से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? MS रंधवा के द्वारा। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? MS रंधवाना के द्वारा। उसके बाद देखेंगे देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। उसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दार्जिलिंग में। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में किया गया है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये आपका हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपका बनाई गई है व्यास नदी पर। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? व्यास नदी पर बनाई गई है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध परियोजना है वो रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है।
अलमटारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अलमटारी बांध किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो गया झेलम नदी पर। उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर। कल्पकम पावर प्लांट किस राज्य में है? तो कल्पकम पावर प्लांट तमिलनाडु में। कल्पकम पावर प्लांट किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद देखेंगे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, तो ये आपका हो जाएगा थोरियम है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, थोरियम है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील है। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये आप देखेंगे ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामजाओ किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामजाओ किस राज्य में है? तो ये आपका मणिपुर में है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किस नदियों से जल प्राप्त करती है? तो ये प्राप्त करती है व्यास नदी से। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किस नदियों से जल प्राप्त करती है? व्यास नदी से। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पोडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। उसके बाद देखेंगे काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नवादा में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देखेंगे रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो ये आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। उसके बाद देखेंगे नलकूप की सबसे अधिक संख्या है, तो नलकूप की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। नलकूप की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। उसके बाद देखेंगे वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में है। मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मानगुरु जल विद्युत परियोजना जो है आपका ये हो जाएगा तेलंगाना में है। ये आपका तेलंगाना में है। चुरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो चुरवा जल विद्युत केंद्र जो आपका है ये आपका है भूटान में। चुरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका भूटान में है। कुंडकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कुंडकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखेंगे थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील जो स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे सुनामी कब आई थी? तो सुनामी जो आई थी आपका 26 दिसंबर 2004 को आई थी। सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात नदी जो है आपका घटप्रभा नदी पर है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर है। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है बराक नदी पर। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराक नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है। भारत में जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके बाद देखेंगे
फुलहर झील कहाँ स्थित है? फुलहर झील जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? रुद्र सागर झील जो स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे चाय की खेती के लिए उत्तम होता है, तो चाय की खेती के लिए उत्तम होता है लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम होता है, तो चाय की खेती के लिए उत्तम होता है लेटराइट मिट्टी। मानसून के सबसे पहले आगमन होता है, तो केरल में होता है। मानसून का सबसे पहले आगमन होता है वो केरल में होता है। देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 में दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 में दिल्ली में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। रबी फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल की जो बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई होती है नवंबर से दिसंबर में। खरीफ फसल की जो कटाई होती है नवंबर से दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख खरीफ फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। प्रमुख खरीफ फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर है। प्रमुख नकदी फसल है गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है। प्रमुख नकदी फसल है गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है। प्रमुख नकदी फसल है गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है। उसके बाद देखेंगे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 में। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका को। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका को। उसके बाद देखेंगे हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल है मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल है मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई 1901 में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोध परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में कुल्टी बंगाल में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 कुल्टी बंगाल में। उसके बाद देखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड में जमशेदपुर साकची में जमशेदपुर टाटा द्वारा किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर साकची में जमशेदपुर टाटा द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित है 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया था 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना है 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। भद्रवती लौह इस्पात कारखाना है कर्नाटक में। भद्रवती लौह इस्पात कारखाना है कर्नाटक में। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी 1808 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी 1808 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद को। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। तडोबाबाद आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में, तडोबाबाद आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखेंगे शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में, शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान में, रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान में। वेदथंगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, वेदथंगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। भारतीय वन जीवन संस्थान है देहरादून में, भारतीय वन जीवन संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया देहरादून में है, फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया देहरादून में है। उसके बाद देखेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राण उद्यान है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्राण उद्यान है नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सबसे अधिक राष्ट्रीय राज्य वाला उद्यान है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर, भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए, रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। देश की सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह नहवा सेवा अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है नन्हा सेवा अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। गुजरात स्थित कांडला है ज्वारीय बंदरगाह, गुजरात स्थित कांडला है ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। गुजरात का दहेज कहा जाता है रसायन बंदरगाह को, गुजरात का दहेज कहा जाता है रसायन बंदरगाह को, रसायन बंदरगाह को। भारत का सबसे बड़ी जनजाति है भील, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से, भील संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। बहुपति विवाह का प्रथा प्रचलित हुई थी टोंडा जनजाति में, बहुपति विवाह की प्रचलित हुई थी टोंडा जनजाति में। द्रविड़िया प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिणी भारत में, द्रविड़िया प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिणी भारत में। दिवाली का शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति। उसके बाद देखेंगे संथाल निवासी है पूर्वी भारत बिहार बंगाल त्रिपुरा झारखंड उड़ीसा की, संथाल निवासी है पूर्वी भारत बिहार बंगाल त्रिपुरा झारखंड उड़ीसा की। संथालों का विवाह को कहा जाता है बुपला, संथालों विवाह कहा जाता है बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में, गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तरी पूर्वी गहरे पहाड़िया में, बोडो जनजाति निवास करती है उत्तरी पूर्वी गारो पहाड़िया में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में, सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में।
उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उरम, मुंडा और हो जनजाति द्वारा। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उरवा, मुंडा और हो जनजाति द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोग। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालवार पहाड़ी केरल में। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालवार पहाड़ी केरल में। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमर की खानें हैं राजस्थान में। मकराना संगमर की खानें हैं राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ केरन में। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ केरन में। सर्वाधिक हिरन पाया जाता है भारत में। सर्वाधिक हिरन पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी नाम नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी नाम नेफा है। मीटरोलॉजी अध्ययन है मौसम से। मीटरोलॉजी अध्ययन है मौसम से। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडा प्रदेश में। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडा प्रदेश में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। बोलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। बोलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। मेरी कल्चर है समुद्री जीवों की खेती से। मेरी कल्चर है समुद्री जीवों की खेती से। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मॉन्ट्रियल संलेखन संबंधित है ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल संलेखन संबंधित है ओजोन अवक्षय से। गोरखपुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। गोरखपुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं तमिलनाडु के तटीय भाग में। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। बिहार में स्थित सबसे कम नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.57 किलोमीटर है। भारत स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.57 किलोमीटर है। यह अब सबसे लंबी पुल नहीं रहा, अब बदल गया है। बिहार में स्थित सबसे लंबी पुल महात्मा गांधी सेतु 5.57 किलोमीटर है। गोंडवाना कोयला स्थित है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला स्थित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकाराय पठार अवस्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। दंडकाराय पठार अवस्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेत्रहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। नेत्रहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इलायची काजू का बड़ा उत्पादन राज्य है केरल। इलायची काजू का बड़ा उत्पादन राज्य है केरल। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है सर्वाधिक ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। इसी टॉपिक से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश को।
बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखेंगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है? तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ये आपका होगा जाएगा हिमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। उसके बाद देखेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। लेप्चा जनजाति कहाँ की निवासी है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम की। लेप्चा जनजाति कहाँ की निवासी है? सिक्किम की। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ में है? तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा भूटिया। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? ये भूटिया हो जाएगा। मोपला जनजाति कहाँ की निवास करती है? तो मोपला जनजाति जो निवास करती है केरल की। मोपला जनजाति कहाँ की निवास करती है? तो ये केरल की करती है। उसके बाद देखेंगे भारत में हरित क्रांति का जनक है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक अमर्त्य सेन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक अमर्त्य सेन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1967-68 में। भारत हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना का संबंध किससे? जल प्रबंधन से है। देश के प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी? तो ये आपका हुई थी कुलीकट में। देश के प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी कुलीकट में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, ये आपका हुआ था 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा रूस के। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? रूस के। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? अहमदाबाद को कहलाता है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट है। दिवाली का शुभ पर्व के रूप में मनाती दिवाली को शुभ पर्व के रूप में जो मनाती है वो जनजाति है, आपका हो जाएगा थारू जनजाति। दिवाली को शुभ पर्व के रूप में मनाती है वो है थारू जनजाति। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? हिमाचल प्रदेश में। सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? तो आपका एक हो जाएगा सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान की। सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? राजस्थान की। भारत कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। उसके बाद देखेंगे रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर-नवंबर में। प्रमुख रबी फसल कौन है? तो प्रमुख रबी फसल जो है ये चना, गेहूं, मटर ये सब होता है। गेहूं, मटर, चना सब है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? तो प्रमुख खरीफ फसल जो आपका हो जाएगा वह है उपयुक्त में से सभी धान, बाजरा, गन्ना है। धान, बाजरा, गन्ना सब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? मकराना संगमरमर की जो खान है आपका हो जाएगा राजस्थान में है। ये मकराना ये राजस्थान में है। उसके बाद देखें उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर को कहलाता है।
उसके बाद देखेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। भारत वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में। फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा देहरादून में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा बन्नरघाट जैविक उद्यान। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई है। उसके बाद देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा एक सींग वाला गौंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गौंडा के लिए। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है दहेज को। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, दहेज को जाना जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाएगा भील की। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, भील की। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा टोंडा से। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, टोंडा से। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला स्थित है कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुका है, अब पॉलिटी हम लोग देखेंगे, मतलब संवैधानिक विकास, जो भी पॉलिटी यहाँ से शुरू हो जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास के 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तक तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। भारत का संवैधानिक विकास के 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 में। बंगाल में गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल पद दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल का पद दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया था 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कंपनियों को कर्मचारियों को उपहार लेने से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनियों कर्मचारियों को उपहार लेने से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी द्वारा राजनीतिक मामले हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। कंपनी द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा।
गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध है कर्नवालिस से। 1786 अधिनियम का संबंध है कर्नवालिस से। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास पर्यवेक्षण के अधिकार दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया था 1793 में चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए को खर्च करने का उपलब्ध किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में पहली बार भारतीय शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए को खर्च करने का उपलब्ध किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार समाप्त 1813 के एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद के कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में 1834 का प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे लॉर्ड मैकाले, इंग्लैंड के वकील। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे लॉर्ड मैकाले, इंग्लैंड के वकील। भारत में दास प्रथा का समाप्त 1843 में एल्बेनरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में दास प्रथा का समाप्त हो गया था। 1843 में एल्बेनरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली बार योग्यता के आधार से नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के लिए आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में खुली प्रतियोगिता के शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। भारत में खुली प्रतियोगिता की शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई थी 1853 एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1853 के चार्टर द्वारा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखेंगे भारत शासन कंपनी को लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत के शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन को कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को पदनाम से बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजित किया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत को राज्य का सचिव पद सृजित किया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत को समग्र सामग्री घोषित किया था 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया था 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने का शुरुआत हुई थी।
कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार भारत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन को जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय को। 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। 1909 में इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम। केंद्र में द्विनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। केंद्र में द्विसाधनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 का भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक थे लियोन्स कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक थे लियोन्स कार्टियस थे। उसके बाद देखेंगे भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था 1919 अधिनियम के द्वारा। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था प्रावधान किया गया था 1919 अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 को ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ली आयोग का गठन 1923 से 24 में हुआ था। ली आयोग का गठन 1923 से 24 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत के संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत के संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की लागू की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बर्मा में ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा ने ब्रिटिश भारत को अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 को।
अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में स्थापना की गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अविभाजित भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 8 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 8 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को द्वारा। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया था 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु घोषित किया था 15 अगस्त 1947 को द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाई माउंटबेटन योजना। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाई माउंटबेटन योजना। भारत को आज़ादी के समय इंग्लैंड के सरकार लेबर पार्टी के थे। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थे लेबर पार्टी के। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता पश्चात शासन चला था 1945 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसके बाद इस टॉपिक से जितना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया किस एक्ट में किया गया, तो ये आपका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया किस एक्ट में किया गया, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया किस एक्ट में किया गया, तो ये आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था, चार्टर एक्ट 1853 के आधार पर। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह की गई थी कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह की गई थी कोलकाता में। उसके बाद देखेंगे भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया, तो यह किया गया माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। उसके बाद देखेंगे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये 1774 में की गई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में। किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, तो यह समाप्त कर दिया गया आपका भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 1926 में किया गया। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो ये किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ये आपका किया गया नहीं चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों पर शिक्षा के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त हुआ, तो ये आपका समाप्त हुआ चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई, तो ये आपका की गई था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी, तो ये आपका था लेबर पार्टी के। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड को किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया,
तो ये आपका बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद देखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। उसके बाद देखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो ये किया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो ये आपका समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। उसके बाद देखेंगे भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत का श्रेणी किसे दिया जाता है? भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ये आपका कर्जन को दिया जाता है। किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये आपका कर दी गई थी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। उसके बाद देखेंगे किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई? तो सौंप दी गई भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका था लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। ली आयोग का गठन कब किया गया था? तो ली आयोग का गठन किया गया था 1923 से 24 में। ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1923 से 24 में। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से। किस अधिनियम ने मार्लोटो मिल्टो सुधार से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम के मार्लो मिल्टो सुधार से नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। ये कहीं भारत शासन अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम में डिफरेंस हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा।